Yes. So, good afternoon to all of you. Let's go ahead with our discussion on the topic of salary. One question was pending. This question is less of salary and more of arrears of salary and relief. What is the meaning of arrears of salary? कि आपको किसी साल में कितना सैलरी मिलना चाहिए, ये जनरली आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइडेड रहता है. लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि एम्प्लॉयर में रिवाइज योर सैलरी नॉट विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बट द एम्प्लॉयर में यू आर रिवाइज योर सैलरी विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. कब आपका सैलरी 5,000 रुपये बढ़ गया, लेकिन 5,000 रुपये कब से? आज से नहीं, पिछले 3 साल से. बोले पिछले 3 साल में आपको सैलरी नहीं दिया था, क्या दिया था? कितना था? शायद 50,000 दिया था, 60,000 दिया था, वगैरह वगैरह. वो बोलेगा लेकिन जब मैं 50 दिया तब मैंने 55 देना चाहिए था, 60 दिया तब मैंने 65 देना चाहिए था, वगैरह वगैरह. तो पिछले 3 साल का मतलब 36 महीने का 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, हर एक महीने का 5,000 एक्स्ट्रा. सो 36 महीना इंटू 5,000, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है. दैट इज गोइंग टू बी एडेड टू योर करंट ईयर सैलरी. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इस साल का तो सैलरी मिल ही जाएगा, और पास्ट ईयर का सैलरी जो पास्ट ईयर में मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला था क्योंकि तभी रिवीजन नहीं था. रिवीजन अब किया है लेकिन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया है, तो वो अभी सारा का सारा मिल रहा है. तो सैलरी का बेसिक रूल कहता है कि इट इज टैक्सेबल आइदर ऑन रिसीट बेसिस और ऑन ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. तो सिर्फ इस साल में ड्यू नहीं हुआ, ये तो पिछले साल का था, लेकिन ये तभी रिसीव ही नहीं हुआ था. तो सर तभी टैक्स करना चाहिए था, लेकिन तभी टैक्स करने के लिए ना हमको पता था, ना एम्प्लॉयर को पता था, ना इनकम टैक्स को पता था कि बाद में रिवीजन होगा कि नहीं होगा. रिवीजन होगा तो सैलरी कितने से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कुछ पता नहीं था. इसके लिए अरियर्स ऑफ सैलरी और बोनस के लिए हमारा रूल है कि दे आर टैक्सेबल नॉट ऑन द बेसिक यूजुअल मेथड ऑफ आइदर ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, बट इट इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट. तो जिस साल में रिसीव होगा उस साल में टैक्सेबल होगा, तो इस साल में सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल, तो देर इज अ चांस कि करंट ईयर में वो जो 3 साल का पैसा है वो सारा का सारा धड़ाम से करंट ईयर का टैक्स रेट के हिसाब से जाएगा, तो शायद 30% में चला जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर यही अमाउंट उस साल में मिला रहता था, देर इज नो गारंटी. अभी 2014 से लगभग स्लैब रेट्स लगभग वही है, बट देर इज नो गारंटी कि हमेशा जब आपको अरियर्स मिल रहा है उस साल का जो स्लैब रेट था या फिर स्लैब रेट है, और जिस साल से रिलेटेड अरियर्स मिल रहा है उस साल का जो स्लैब रेट था वो सेम टू सेम है. सो देर इज अ चांस कि ये पैसा अरियर्स के रूप में मिलने के बजाय अगर जब का तब मिल जाता था, अरियर्स के रूप में मिलने के बजाय अगर जब का तब मिल जाता था, तो शायद मुझे कम टैक्स लगता था. कम टैक्स लगने का कारण क्या है? शायद मैं अभी भी उसी स्लैब रेट में हूं और तभी भी उसी स्लैब रेट में रहता था, मतलब 0 to 2,50,000, 2,50,000 to 5,00,000, 5,00,000 to 10,00,000, 10,00,000 के ऊपर वही स्लैब रेट में हूं मैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं. लेकिन तभी 0 to 2,50,000 को 0% था, बाद में 2,50,000 to 5,00,000 को सपोज 5% था, एंड 5,00,000 to 10,00,000 को सपोज 10% था, 20% की जगह पे. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अभी वो 20% में चला गया. सो दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट सिचुएशन नाउ. तो उसको कैसे सॉल्व करने का, मतलब जब का तब इनकम मिल जाता है तो जब का तब जो टैक्स रेट रहेगा उसके हिसाब से टैक्स हो जाता है. लेकिन किसी और टाइम का इनकम एक साल में अगले साल में मिल जाता है, बाद में के साल में मिल जाता है, और तभी आइदर द स्लैब्स ही चेंज हो गए या फिर स्लैब को लगने वाला रेट चेंज हो गया या फिर दोनों चेंज हो गए, तो इन दैट केस एसएससी को बेचारे को खाली फुकट फटका बैठेगा. तो उसको कुछ तो मदद करना चाहिए, उस मदद को बोलते हैं रिलीफ. रिलीफ का लॉजिक किस तरह चलता है देखो, क्वेश्चन देखेंगे. इन केस ऑफ मिस्टर हरी हु टर्न्ड 71 ईयर्स ऑन 28th of March 24, यू आर इन्फॉर्म, 71 ईयर्स का हो गया बाबा लोग, मतलब 60 साल के ऊपर का हीरो. समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? 60 साल के ऊपर का. यू आर इन्फॉर्म दैट द सैलरी कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर ऑफ 23-24 इज 10,20,000. लेकिन वो रिटायर नहीं हुआ लगता है अभी तक. 71 ईयर्स का है लेकिन अभी तक वो रिटायर नहीं हुआ है, और 23-24 को उसका सैलरी कितना है? 10,20,000 रुपीज़ है. एंड अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज 3,45,000, मतलब इस साल में उसको 10,20,000 तो मिल ही गया करंट ईयर का सैलरी, और उसके अलावा पिछले साल का सैलरी मिल गया 3,45,000. फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द अर्लियर ईयर्स टू विच द अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू. प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2010-11, 2011-12, 2012-13, ये प्रीवियस ईयर है. तभी का टैक्सेबल सैलरी कितना था? 7,10,000, 8,25,000 एंड 9,50,000. उस साल से रिलेटेड अरियर्स अभी मिल रहा है. कितना मिल रहा है? 1,03,000, 1,17,000 एंड 1,25,000. सो 1,03,000 प्लस 1,17,000 मतलब 2,20,000 होता है. 2,20,000 प्लस 1,25,000 इसका मतलब 3,45,000 होता है. तो ऊपर जो अपने को 3,45,000 उन्होंने बता दिया है,
ये 3,45,000 का बाइफर्केशन है। 3,45,000 किसी एक साल का नहीं, 3 अलग अलग सालों का है। और जब का तब मिलता था तो 7,20,000 में 1,03,000 ऐड होता था, 8,25,000 में 1,17,000 ऐड होता था, और 9,50,000 में 1,25,000 ऐड होता था। अभी वैसा नहीं हुआ, इसके लिए पूरे 10,20,000 में ये 3,25,000 डायरेक्टली ऐड, 3,45,000 डायरेक्टली ऐड होगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो नाउ द एसएससी इज गोइंग टू सफर मोर, बिकॉज एक तो 10 लाख को क्रॉस कर दिया है, मतलब वो 30% में चला गया है, और ऊपर से तब का तब रहता था तो पता नहीं तभी के स्लैब रेट क्या थे। 10-11 का स्लैब रेट, 11-12 का स्लैब रेट और 12-13 का स्लैब रेट अभी उसको 23-24 में मिल रहा है, तो तभी का स्लैब रेट तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया रहता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको कितना बेनिफिट देना चाहिए? कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89, कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 and the tax payable for the assessment year of 24-25. Assume that Mr. Hari exercises the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC. मतलब अपना राजा ऑप्शनल regime में खेलना चाहता है, डिफॉल्ट regime के बाहर निकल गया है। exercises the option of shifting out of default tax regime. So he is not in default, he is in optional. अब रेट्स ऑफ टैक्स है, देखो उन्होंने देके रखा है। करंट रेट का तो टैक्स रेट आपको मालूम है, ऑप्शनल का क्या है, 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20% एंड 10 लाख एंड अबव 30%। ये अपना अभी का टैक्स रेट्स है। लेकिन अगर उसको 2011-12 में मिला रहता था, या फिर 12-13 में, या फिर 13-14 में, तो तभी के स्लैब रेट्स क्या थे? तो 11-12 का स्लैब रेट तभी का फाइनेंस एक्ट जो रहेगा उसके हिसाब से उन्होंने अपने को देकर रखा है अप टू 2,40,000, तभी 2,50,000 नहीं था, 2,40,000 था, अप टू 2,40,000 नील। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उन्होंने बोलकर रखा अपना राजा 71 ईयर्स का हो गया, कभी 28 मार्च को 71 ईयर्स का हो गया। सो 28 मार्च 2024 को अगर वो 71 ईयर्स का है तो 28 मार्च 2014 को वो 61 ईयर्स का होगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? और 28 मार्च 2013 को वो 60 साल पूरा करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 28 मार्च 2013 मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा 12-13। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो 12-13 के टाइम, 12-13 के टाइम असेसमेंट ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट प्रीवियस ईयर क्या बोला मैंने? 12-13 मतलब असेसमेंट क्या हो जाएगा? 13-14। इसका क्या है? असेसमेंट ईयर 11-12 मतलब प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 10-11। यहाँ पे क्या रहेगा? 2011-12 और यहाँ पे क्या रहेगा? 2012-13। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अपना राजा ने 28 फरवरी 2024 को अगर 71 साल पूरा किया है, मगर 28 फरवरी 2014 को उसने 61 साल पूरा किया रहेगा, मगर 28 फरवरी 2013 को उसने 60 साल पूरा किया रहेगा। और ये क्या है? रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के लिए ये वाला कॉलम है। तो ये यहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे होता है। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 11-12 और 12-13 के लिए अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अप टू 1,60,000 नील, 1,60,000 से 1 to 5 लाख 10%, 5 लाख 1 to 8 लाख 20% एंड अबव 8 लाख 30%। मतलब अगर ये अपने राजा को यहाँ पे इसको 7,10,000 मिला है, तभी इसको 1,03,000 मिला रहता था, तो आंसर कितना मिलता था? 8,13,000 मिलता था उसका आंसर उस साल में। अगर पैसा मिल जाता था तो 8,13,000 मतलब अपने को बोलना पड़ता था कि 13,000 के ऊपर 30%, 3 लाख के ऊपर 20%। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? और कितना? 1,60,000 माइनस 5 लाख मतलब कितना रहे? 1,90,000 मेरे ख्याल से। कितना? 2,90,000। 5 लाख माइनस 1,60,000 करो ना, 3,40,000। हाँ, तो 3,40,000 में 10% लगेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? सो उसके 13,000 के ऊपर 30% लगता था और 3 लाख के ऊपर 20% लगता था और 3,40,000 पे 10% लगता था, अगर तभी का तभी पैसा मिल गया रहता था तो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? 2011-12 प्रीवियस ईयर मतलब 2012-13 असेसमेंट ईयर। 2011-12 प्रीवियस ईयर मतलब 2012-13 असेसमेंट ईयर। तभी उसका इनकम कितना था? 8,25,000 प्लस 1,17,000। बोलो तभी का तभी मिलता था उसको कितना आंसर होता था? 9,42,000 9,42,000। तभी वो 60 साल के ऊपर नहीं है। तो इन दैट केस मुझे बोलना पड़ता था यहीं पे देखो फिर से बार 1,80,000 को छोड़ देने का। 9 लाख कितना बोला आपने? 42 बोला, मतलब 1,42,000 के ऊपर 30% लगता था और 3 लाख के ऊपर 20% लगता था और 3,20,000 के ऊपर 10% लगता था। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ?
क्योंकि 1,80,000 है ना, यहाँ पे 1,60,000 था। समझे? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। आकांक्षा आज भी नहीं आई है, क्या हो गया आकांक्षा को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, अब 2012-13 की बात करेंगे। 2012-13 में क्या हो रहा है? प्रीवियस ईयर 12-13 मतलब असेसमेंट 13-14, यहाँ पे उसका 60 साल पूरा हो गया, मतलब इस कॉलम को देखने का नहीं है, इस कॉलम को देखने का है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो उसके अंदर मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि उसका आंसर कितना, 9,50,000 प्लस 1,25,000, मतलब कितना रहे, 10,75,000। अगर 10,75,000 होता है तो मुझे बोलना पड़ेगा उसमें से अबोव 10 लाख, मतलब 75,000 के लिए मुझे 30% लगेगा, और 5 लाख के लिए मुझे 20% लगेगा, और 2.5 लाख के लिए मुझे 10% लगेगा। क्लियर श्रुति मैडम? नेक्स्ट, एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 2% एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऑफ 1% वॉज अट्रैक्टेड ऑन द इनकम टैक्स फॉर ऑल द अबोव प्रीसीडिंग ईयर्स। नहीं सर, हम तो कुछ तो अलग बोलते हैं, हम तो 4% कंसिडर करते हैं, वो अपना अभी का है, उसको हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, उसको हम HEC बोलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में HEC नहीं था, तभी दो अलग अलग सेस थे। एक सेस कौन सा था? एजुकेशन सेस, और दूसरा कौन सा था? सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। हेल्थ सेस था ही नहीं तभी, और तो वो कितना था? 2% और 1%, मतलब 3% था। एजुकेशन सेस मतलब वो सारे एजुकेशन के लिए काम का है, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कैन यूज इट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, नॉट फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड आंगनवाड़ी एंड एवरीथिंग एल्स। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तभी का गवर्नमेंट इस तरह से काम करता था। ये इन्फॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है, बोलते कि लेकिन ये पैसा ऐसा मिलने के बजाय, ऐसा मिलने के बजाय वो कैसा मिला है? तभी 7,10,00,000, 8,25,000, 9,50,000, अभी 10,20,000 एंड प्लस इसका सबका कंबाइंड अमाउंट ऐसा मिल गया इसके साथ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बोलते कि एसएससी को रिलीफ कितना मिलेगा बताओ। पहले प्रॉब्लम क्या समझा कि आपको क्या हुआ करके। इफ यू कैन विजुअलाइज एक्जैक्टली व्हाट इज द रियल डिफिकल्टी फेस बाय द एसएससी, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही रिक्वायर्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रिलीफ का स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले हम बोलेंगे कि उसका इंक्लूडिंग एरियर्स का सैलरी कितना देखो, और उसका एक्सक्लूडिंग एरियर्स का सैलरी कितना देखो, तो उसके हिसाब से टैक्सेबल सैलरी कितना आएगा बोल। तो सबसे पहले बोला करंट ईयर सैलरी कितना है तुम्हारा? 10,20,000 है, 10,20,000 है, वो तो सेम ही रहेगा। और बाद में पहले कॉलम का नाम क्या है? इंक्लूडिंग एरियर्स है, मतलब इसमें एरियर्स ऐड कर सकता हूँ, वो कितना है? 3,45,000। सो 10,20,000 में 3,45,000 ऐड किया हो गया कितना? 13,65,000। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और राइट साइड में 10,20,000 में जीरो ऐड किया हो गया कितना? 10,20,000। क्यों जीरो क्यों ऐड किया? क्योंकि एक्सक्लूडिंग एरियर्स बोल रहा हूँ मैं। तो पहले मैंने देख लिया कि भैया क्या पोजीशन आ रहा है अपने चार्ज का। तो टैक्स एज पर द स्लैब रेट्स, अभी के लिए बाकी सब चीज़ें भूल गया, पहले चेक किया कि उसका ये 13,65,000 अगर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करता हो तो कितना आएगा। अभी का स्लैब रेट क्या बोलता है? 10 लाख के ऊपर जाओगे सीधा 30% है। सो 13,65,000 में से 10 लाख के ऊपर कितना चला गया? 3,65,000 चला गया। सो 3,65,000 का 30% कितना है बोलो? पहला 2,50,000 को नील, बाद में 2,50,000 नहीं, अभी अपना हीरो 71 साल का है ना, मतलब उसको 3 लाख के साथ खेलना पड़ेगा। 71 है ना, 80 को क्रॉस नहीं किया, सुपर सीनियर नहीं है बट सीनियर सिटीजन है, मतलब 3 लाख के साथ खेलना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा पहला 3 लाख को नील, बाद में के 2 लाख को 5%, बाद में के 5 लाख को 20%, और ये कितना? 5 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10 हो गया, 10 मतलब इधर 3,65,000 बाकी, 3,65,000 पे 30%। कह रहे समझ में क्या बोल रहा हूँ? बोलो कितना आएगा? 3,65,000 पे 30% मतलब 1,09,500। 5 लाख पे 20% मतलब 1 लाख। आरामात घाई नको, मी आहे काय काळजी नको करू। 2 लाख पे 5% मतलब 10,000, और 3 लाख का नील। सो टोटलिंग कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,09,500 मतलब कितना होगा? 2,19,500 यहाँ पे आ गया। मिला क्या आपको सबको? ओके। और उसके बाद अभी के ज़माने के हिसाब से क्या चलेगा? 4% का HEC चलेगा। 4% HEC मतलब कितना हो जाएगा? 8,780 ऐड हो जाएगा, मतलब उसका अभी टैक्स कितना आ सकता है? 2,28,280 आ सकता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन अगर इस साल में उसको अरियर्स नहीं मिलता था, इस साल में उसको अरियर्स नहीं मिलता था, तो उसको सिर्फ 10,20,000 मिलता था। 10,20,000 मतलब इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर देखो तो सही, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इधर 3,60,000 वगैरह कितना रहता? सिर्फ 20,000 रहता था। 20,000 का 30% मतलब कितना? 6,000।
6,000 प्लस 1,10,000 मतलब 1,16,000, तो 1,16,000 यहाँ पे आ गया, सिर्फ ये चेंज हो गया, ये दोनों सेम टू सेम है ना, 1,00,000 और 10,000 मतलब 1,10,000 वैसे ही रहेगा, और ये 6,000 ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा 1,16,000। मिला क्या आपको सबको? उसमें 4% एजुकेशन सेस कितना है वो तुम्हारा अभी, क्योंकि अभी के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग, तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब 4,640, तो उसका टैक्स कितना आता था? 1,20,640 आता था। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? सो अभी गड़बड़ क्या हो गई, बेचारे को अरियर्स मिल गया है कितना रुपए का? 3,45,000 का अरियर्स कितना मिल गया? 3,45,000 का मिल गया, तो उसका टैक्स कितने से बढ़ गया? 1,20,000 से लेकर 2,28,000 तक जम मार के चला गया, मतलब 1,08,000 के 1,07,000 समथिंग बढ़ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो ना, 228, 280 एंड 12640 के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 1,07,640 से बेचारे का टैक्स बढ़ गया। तो एम्प्लॉयर ने खुश होकर उसको 3,45,000 दे दिया अरियर्स ऑफ सैलरी, इतने सालों के बाद मिला, एक तो 10-11 का अभी मिल रहा है, 11-12 का अभी मिल रहा है, 12-13 का अभी मिल रहा है। एम्प्लॉयर ने जो दिया वो खुशी खुशी अपने को 3,40,000 में मिल गया, गवर्नमेंट आके झपट मारा और 1 लाख कितना 7,000 कुछ तो ले लिया, ऑलमोस्ट 30%, और सॉरी 1/3 इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट, नॉट एक्जैक्टली बट ठीक, 1,15,000 पकड़ता तो 1/3 निकल जाता था। मैं बोलूँगा यार मतलब लगभग 30% के ऊपर टैक्स लग गया मुझे, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे, मुझे कुछ तो मदद करो, क्योंकि अगर ये तब का तब मिलता था तो मुझे 4% एचईसी नहीं लगता था, तब मुझे 2% और 1% एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस लगता था, तब मुझे अलग स्लैब रेट लगते थे। समझ में क्या बोलूँ, क्योंकि तभी मैं शायद 30% के अंदर जाता भी नहीं था, मैं अभी वर्किंग करके दिखाया था, नहीं यहाँ पे गया तो 30%, मैं 30% के अंदर से 13,000, 30% के अंदर सिर्फ 1,40,000 जाता था उसका तभी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और नीचे का अमाउंट का भी रेट अलग अलग रहता था, 10%, 20% वगैरह वगैरह। इसको सीधा क्या है 5%, 20% एंड डायरेक्टली 30%, ऐसा डायरेक्टली पकड़ लिया। सो कुछ तो मदद करो। तो इनकम टैक्स बोलता है देख अभी हमारे पास मत आ, सेक्शन 89 के पास जा, हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 89 है उसके पास जा, वो तुझे मदद करेगा रिलीफ कैसे निकालने का करके। सो टोटल टैक्स पेबल कितना है ये यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा मैंने, फिर यहाँ से यहाँ पे लिख दिया टोटल टैक्स पेबल कितना 2,28,280, उसमें से उसको रिलीफ मिलने वाला है सेक्शन 89, वो कितना है 15,455। सर वो कैसे कैलकुलेट किया, उसको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ वर्किंग नोट। तो अल्टीमेट टैक्स पेबल कितना आएगा 2,12,825 आएगा, मतलब पूरा 1,07,000 हमने कम नहीं किया उसका, बट 1,07,000 में से हमने उसको 15 तक रिलीफ दे दिया, मतलब ऑलमोस्ट लाइक सब 90,000 उसको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। सर बट ये आपने 15,455 लाया कहाँ से, कैसा जादू किया आपने? चलो चेक करेंगे फिर हम बोलेंगे एक्सेस टैक्स पेबल इन आरपीवाई ड्यू टू अरियर्स इज 1,07,640 जो तुमने अभी कैलकुलेट किया था, बट टैक्स पेबल ऑन अरियर्स इन रिस्पेक्टिव ईयर, जब का अरियर्स तभी मिलता था, जब का सैलरी तभी मिलता था, ऐसा लेट नहीं मिलता था, तो इन दैट केस हमको टैक्स कितना भरना पड़ सकता था। तो ऑन द इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स, ये तभी का इनकम, ये इधर का मतलब कितना रहा इधर का 8,13,000 को ये वाले रेट्स पकड़ना पड़ते थे मुझे, अप टू 1,60,000, 1,60,000 1 से 5 लाख लिए, मतलब 3,40,000 के ऊपर 10%, 3 लाख पे 20% और 13,000 पे 30%, 3,40,000 पे 10% मतलब कितना 34,000, 3 लाख पे 20% मतलब कितना 60,000, और 13,000 पे 30% मतलब कितना 3,900, 3,900 प्लस 60,000 प्लस 34,000, मिला क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो। हाँ 97,000 कितना बोला आपने एग्जैक्ट 900, और उसके 3% सेकेंड एंड हायर एजुकेशन से स्टार्ट होता था, 1,00,837 यहाँ पे मिल गया। मिला क्या आपको सबको? जब का टैक्स अभी तभी भरते थे तो अपने को तभी 1,00,837 भरना पड़ सकता था। नेक्स्ट सेकेंड वे, इसमें 3,20,000 पे 10% मतलब कितना 32,000, 3,00,000 पे 20% मतलब कितना 60,000, और 1,42,000 पे 30% मतलब कितना 1,34,600 प्लस 60 प्लस 32, 1,30,000 ये इसका ना, इसका भी है ना, ऐसा क्या करती लड़की? अच्छा सबका बोला तुमने, अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है, मुझे लगा आपने वो ऐड करने का बाकी है, ठीक है। तो कितना बोला आपने 1,34,600 पे 3% फिर से सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से ऊपर से एजुकेशन से 1,38,638 यहाँ पे आ गया आपका। मिला आपको सबको? जब का तब अगर मिलता था तो इतना होता था। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? थर्ड ईयर में याद रखने का, इधर नहीं खेलने का है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इधर खेलने का अपने को। क्यों? क्योंकि उसने 60 साल पूरा कर दिया इस साल में। क्लियर? तो मुझे बोलना पड़ता था कितना 75,000 पे 30%, 75,000 का 30% मतलब कितना 22,500, और बाद में 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख, और 2.5 लाख का 10% मतलब 25,000।
सो 25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 147,500 आ गया सब मिला के। 147,500 पे 3% ऐड कर दो। $51 के 57। हाँ मैंने टाइपिंग मिस्टेक है, मुझे देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ओके ठीक है, फिर इसके तीनों का टोटलिंग करो, बोलो कितना आता है तुम्हारा फिर अभी आंसर। म्हणजे माझी टोटलिंग बरोबर आहे, मी टायपिंग मिस्टेक केली फक्त ना इकडे। ओके 151 लेने का याद रखो। ठीक है ओके। ये तो क्या है, अगर जब का सैलरी तब मिलता था तो इतना टैक्स भरना पड़ सकता था, लेकिन जब का सैलरी तब नहीं मिला तो उसने टैक्स कितना भरा रहेगा, फिर भरा रहेगा 7,10,000 के ऊपर। 7,10,000 के अंदर इधर खेला रहेगा, मतलब उसमें उसने 20% और 10% के साथ खेला रहेगा। 7,10,000 मतलब 8,00,000 के अंदर ही है, मतलब उसको 30% तो भी लगा ही नहीं रहेगा। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 7,10,000 में क्या बोला रहेगा उसने, 5,00,000 मैंने 7,10,000 मतलब 2,10,000। 2,10,000 पे 20% मतलब कितना, इकडे कारण 7,10,000 होणार ना त्याचे बाळा, मग इकडे असेल तो 7,10,000 होतील त्याच्याकडे, कळलं का। मग 7,10,000 वजा 5,00,000 म्हणजे झाले किती, 2,10,000। 2,10,000चे 20% झाले किती, 42,000। आणि ह्याचे 3,40,000 चे 10% म्हणजे 34,000। 42 प्लस 34 किती झाले, 76,000। 76,000 पे 3% ऐड करने का, 78,280 मिल गया यहाँ पे। ये भरना चाहिए था अगर तभी अरियर्स मिलता था तो, लेकिन ये भरा हुआ है क्योंकि तभी अरियर्स नहीं मिला था। वैसे सेकंड ईयर का कैलकुलेट किया, वैसे थर्ड ईयर का कैलकुलेट किया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। फिर बोला 3,91,400 भरना पड़ सकता था अगर अलग अलग सालों में तभी तभी का अरियर्स बराबर टाइम पे मिल गया रहता था तो। अरियर्स में जनरेट आता ही नहीं था फिर इन दैट केस। लेकिन भरा है कितना, 2,99,215, मतलब उसने कितना कम भरा है, 92,185। क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब उसको किसी भी हालत में 92,185 एक्स्ट्रा भरना पड़ता ही था तभी के तभी सालों में अगर मिलता था तो भी। और अभी बेचारे को कितना भरना पड़ रहा है, 1,07,640 भरना पड़ रहा है, बिकॉज वो स्लैब रेट्स चेंज हो गए और इतने साल चेंज हो गए वगैरह। हम बोले कि ठीक है फिर तो तभी का तभी जितना भरता था उतना अभी भर। तभी का तभी कितना भरता था, 92,185 भरता था ना, तो 1,07,000 मत भर, 92 भर। मतलब तुझे हम लोग क्या करेंगे, 1,07,000 में से 92 हटा के 15,455 का रिलीफ दे देंगे। सो 15,455 यहाँ से आया है और ऊपर डाल दिया, फिर बोला अभी बाकी का 2,12,000 भर। सबको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसका मैंने वर्किंग भी करके यहाँ पे दिखा है आपको कि AY 11-12, AY 12-13, AY 13-14, इंक्लूडिंग एरियाज का अमाउंट कितना, एक्सक्लूडिंग एरियाज का अमाउंट कितना, फिर उसके हिसाब से टैक्स कितना आएगा, एज पर स्लैब रेट्स कितना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना, टोटल टैक्स पेबल कितना। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। एग्जाम ऐसा वर्किंग करके दिखाने का कि हाँ दिखाने का। चलो स्टार्ट फटाफट से करो। एक मिनट बड़ा, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम स्लाइड नंबर 71 ऑनवर्ड्स। 71, 72, 73 रहेगा वो।
Shall I scroll down everybody? रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के आगे ब्रैकेट में लिखना वर्किंग नोट करके WN, और ये 157 को याद रखना, वो 151 है। हाँ, बाकी तो ठीक ठाक है। कंप्लीट। शैल आई स्क्रॉल डाउन? वर्किंग नोट करनी है अपने को, मतलब वर्किंग नोट के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, समझे क्या? क्योंकि ये यहाँ पे तो क्या फाइनल लिखा है मैंने 100837 वगैरह वगैरह, बट वो 100837 कैसे आया वो दिखाना पड़ेगा ना इसके लिए।
मतलब यहाँ से ही गड़बड़ है क्या? वो 147 की जगह 141,500 चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, इधर मिस्टेक है। 7 + 4 मतलब 1 होता है, बराबर है। 7 + 4 7 नहीं होता है। कंप्लीट। चलो सो हियर यू कंप्लीट योर सैलरी इनकम। अब क्या सीखना है अपने को? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। घर के बच्चे, ये मीटिंग को मैं बंद करता हूँ, फिर नया मीटिंग करता हूँ, क्योंकि इट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द ट्रैक ऑफ इट कि कौन सा लेक्चर किधर गया करके। तो ये मीटिंग से हम लोग सब लोग जाएंगे, फिर से बार आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके ओके। Okay.